आज के इस क्लास में हम BA 4 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर 6 से कुछ इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर के आए हैं। पिछले क्लास में जो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें काफ़ी क्वेश्चन इंग्लिश में था, आपका ऑप्शन भी काफ़ी इंग्लिश में था, जिस वजह से आप सबको प्रॉब्लम आ रहा था। तो उसी सारे क्वेश्चन को हम इस क्लास में हिंदी में ट्रांसलेट करके लेकर के आए हैं और प्लस में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लेकर के आए हैं मेजर 6 से। अभी हम मेजर 6 पढ़ा रहे हैं तो पहले मेजर 6 ही कंप्लीट कर लेते हैं। कल आपका मेजर 6 कंप्लीट हो जाएगा। मेजर 6 में बस कुछ ही टॉपिक और बच गया है जिसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाना है, तो कल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम मेजर 5 का जो बचा हुआ है वो करवा देंगे, उसके बाद मेजर 7 करवा देंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी हम सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करवा देते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हिंदी में बोलते हैं लोक प्रशासन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हिंदी में बोलते हैं लोक प्रशासन। लोक प्रशासन शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो वो है वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन। अगला सवाल है आपका, लोक प्रशासन मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन से। कुछ क्वेश्चन अगर इसमें छूट गया होगा तो उससे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, एक आध क्वेश्चन छूट गया है जो कि इस PDF में नहीं है। अगला सवाल है आपका, लोक प्रशासन का स्वरूप है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजनीति और प्रशासन का मिश्रण। अगला सवाल है, लोक प्रशासन का अध्ययन किसने आवश्यक बताया? इसका सही आंसर है बी, वुडरो विल्सन ने बताया था। अगला सवाल है आपका, लोक प्रशासन के मुख्य 2 आयाम कौन से हैं? तो मुख्य 2 आयाम है नीति निर्माण और कार्यान्वयन। जल्दी जल्दी हम इसीलिए करवा रहे हैं क्योंकि 70 के करीब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 70 से भी ज़्यादा है, इसीलिए तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समाज की सेवा करना। समाज की सेवा करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला सवाल है आपका, लोक प्रशासन को गवर्नमेंट इन एक्शन किसने कहा? गवर्नमेंट इन एक्शन किसने कहा? तो वो मारियम ने कहा था, मारियम। अगला सवाल है आपका, लोक प्रशासन का कौन सा कार्य है? तो लोक प्रशासन का कार्य है नीति लागू करना। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, समाज में लोक प्रशासन की भूमिका क्या है? तो लोक प्रशासन की भूमिका है सेवाएं उपलब्ध कराना, शांति और व्यवस्था बनाए रखना और विकास करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला सवाल है आपका, लोक प्रशासन आधुनिक राज्य का हृदय है, यह किसने कहा? तो वो कहा था मारियम ने, मारियम। अगला सवाल है आपका, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में मुख्य अंतर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लोक प्रशासन सेवा उन्मुख होता है और निजी प्रशासन लाभ उन्मुख होता है, तो यही अंतर है इसका। अगला सवाल है आपका, निजी प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एक इम्पॉर्टेंट बात भी आप सबसे कहनी है कि ये क्लास आप लोग के डिमांड पे ही लेकर के आया गया है, तो इतनी मेहनत हम आप लोग के लिए करते हैं, तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर किया कीजिए, लाइक भी करा कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे क्लास को अटेंड करेंगे उतने ही ज़्यादा हम क्लास और जल्दी लेकर के आएंगे। तो सवाल है आपका, निजी प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है लाभ कमाना। अगला सवाल है आपका, लोक प्रशासन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? तो निर्णय जनहित के आधार पर लिया जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन लोक प्रशासन की विशेषता है? इसमें से कौन है विशेषता? तो वो है आपका लोकतांत्रिक नियंत्रण, जनता के प्रति उत्तरदायित्व, 1 मिनट,
उत्तरदायित्व, सेवा का भाव और लोकतांत्रिक नियंत्रण, ये तीनों है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है आपका, पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन आर द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। किसने कहा? तो ये बात किसने कहा था? पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दो साइड है एक ही सिक्के का। ये बात किसने कहा? ये बात कहा था साइमन ने। अगला सवाल है आपका, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फुल फॉर्म, इसका शॉर्ट फॉर्म है एनपीए। एनपीए का फुल फॉर्म है एनपी, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपको याद रखना है। एनपीए का उदय कब हुआ? तो वो हुआ था 1960 में। अगला सवाल है, एनपीए का नारा क्या था? तो एनपीए का नारा था रेलेवेंस, वैल्यू एंड चेंज। अगला सवाल है आपका, एनपीए का मुख्य बल किस पर था? तो वो था आपका सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी पे। अगला सवाल है आपका, एनपीए की आलोचना क्यों हुई? बहुत सैद्धांतिक, व्यवहारिक नहीं, राजनीतिक सुधार, ये सब की वजह से हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है आपका, एनपीए का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो एनपीए का मुख्य उद्देश्य था समाज में न्याय और समानता लाना। सोसाइटी को हिंदी में बोलते हैं समाज। अगला सवाल है आपका, लोक प्रशासन का कौन सा कार्य है? तो लोक प्रशासन का कार्य है कानून लागू करना, न्याय दिलाना, सामाजिक कल्याण कार्यक्रम लागू करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, लोक प्रशासन राज्य की रीढ़ है, यह कथन किसका है? लोक प्रशासन राज्य का रीढ़ है, यह कथन किसका था? तो मारियम का था। अगला सवाल है आपका, लोक प्रशासन किस प्रकार की गतिविधि है? तो वो है सेवा उन्मुख। अगला सवाल है आपका, लोक प्रशासन किससे जुड़ा है? तो लोक प्रशासन जुड़ा हुआ है संविधान से, कानून से, लोकतंत्र से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है आपका, लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य है, तो वो क्या है? तो वो है न्याय और समानता। न्याय मतलब जस्टिस और समानता मतलब इक्वालिटी, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं। तो अगला सवाल है आपका, निजी प्रशासन का प्रमुख लक्ष्य है, तो वो है लाभ। अगला सवाल है आपका, निजी प्रशासन में नियंत्रण किसका होता है? तो वो होता है शेयर धारकों का। अगला सवाल है आपका, लोक प्रशासन में निर्णय का आधार है, निर्णय का आधार है जनता का कल्याण। अगला सवाल है आपका, लोक प्रशासन की प्रकृति है, लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है? तो वो है राजनीतिक और सामाजिक। अगला सवाल है आपका, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता किसने बताई? तो वो बताई साइमन ने। अगला सवाल है आपका, एनपीए कब प्रारंभ हुई? कमेंट में आप बताइए तो एनपीए का क्या फुल फॉर्म होता है, क्योंकि हम रोज क्लास लेकर के आते हैं, रोज क्लास में कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कमेंट में बताने के लिए, लेकिन एक भी स्टूडेंट कमेंट में आंसर नहीं बताते हैं उसका। तो क्लास अटेंड करते हैं तो कमेंट में आंसर भी दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको 1968, 1968। एनपीए का प्रारंभ हुआ तो 1968 में हुआ था। अगला सवाल है आपका, एनपीए का संबंध किस सम्मेलन से है? तो वो है आपका मिनोवा, मिनोवा। अगला सवाल है आपका, एनपीए किस पर अधिक ध्यान देती है? तो वो देती है सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक न्याय पे। अगला सवाल है आपका, एनपीए के 3 मुख्य नारे थे, वो क्या थे? वो थे रेलेवेंस, वैल्यू एंड चेंज। अगला सवाल है आपका, एनपीए की आलोचना क्यों हुई? तो वो हुआ, यह व्यवहारिक नहीं थी इसीलिए हुआ, यह राजनीतिक और प्रभाव अधिक था, इसका राजनीतिक प्रभाव अधिक था, यह सम्मेलन में कठिन थी इसीलिए हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
अगला सवाल है आपका एडमिनिस्ट्रेशन फॉर डेवलपमेंट का नारा किससे संबंधित है? तो वो है नई लोक प्रशासन से संबंधित है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल है आपका एनपीए के अनुसार प्रशासन में क्या होना चाहिए? तो फिर एनपीए के अनुसार प्रशासन में, एक मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा ओवरलैप हो गया है तो पीडीएफ में गड़बड़ी की वजह से हो गया है। तो इसमें आपका सवाल है एनपीए के अनुसार प्रशासन में क्या होना चाहिए? तो वो है आपका सही आंसर ऑप्शन बी, न्याय, समानता और मानवीय दृष्टिकोण। अगला सवाल है आपका वैश्वीकरण के कारण लोक प्रशासन को किस पर ध्यान देना पड़ता है? तो वो है आपका ई गवर्नेंस, जनसंपर्क, लोक भागीदारी, सब पर ध्यान देना पड़ता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है आपका लोक प्रशासन में गुड गवर्नेंस की अवधारणा किससे जुड़ी है? तो वो है आपका वैश्वीकरण। अगला सवाल है आपका गुड गवर्नेंस में क्या शामिल है? तो वो है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये सब शामिल है। पारदर्शित, उत्तरदायित्व, भागीदारी, ये तीनों शामिल है, इसीलिए सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका वैश्वीकरण ने लोक प्रशासन को किस दिशा में अग्रसर किया? तो है आपका सही आंसर ऑप्शन डी। अगला सवाल है ई गवर्नेंस किसका परिणाम है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैश्वीकरण और तकनीकी विकास। अगला सवाल है गुड गवर्नेंस शब्द का प्रसार कब हुआ? वो हुआ 1990 में। अगला सवाल है वैश्वीकरण का एक नकारात्मक प्रभाव क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका असमानता में वृद्धि। पीडीएफ में ही गड़बड़ी आ गया, सारा क्वेश्चन उल्टा पुल्टा ओवरलैप हो रहा है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन दिख रहा है, प्लस में ऑप्शन भी आपको दिख रहा है, बस इतना ही काफ़ी। अगले वीडियोस में इसे हम ध्यान रखेंगे कि ऐसे गड़बड़ी न हो। अगला सवाल है आपका वैश्वीकरण ने लोक प्रशासन को किस तरह प्रभावित किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है लोक प्रशासन का मुख्य लक्ष्य है? तो वो है उपयुक्त सभी। अगला सवाल है लोक प्रशासन का स्वरूप किस प्रकार का है? तो वो है बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल। अगला सवाल है पॉसडी-कॉर्ब सिद्धांत किसने दिया? तो वो दिया था गुलिक और आर्विक। अगला सवाल है पॉसडी-कॉर्ब में पी का अर्थ क्या है? तो पी का अर्थ है प्लानिंग। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल है पॉसडी-कॉर्ब का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है प्रशासनिक कार्यों को वर्गीकृत करना। अगला सवाल है आपका लोक प्रशासन का अध्ययन किस दृष्टिकोण से किया जाता है? तो है आपका सही आंसर ऑप्शन डी। डिसीजन मेकिंग थ्योरी किसने दी? तो दिया था साइमन ने। अगला सवाल है आपका एफिशिएंसी इक्विटी डायलेमा किससे जुड़ा है? तो वो है आपका नई लोक प्रशासन। अगला सवाल है आपका लोक प्रशासन में रूल ऑफ लॉ किसकी देन है? वो देन है डाइसी की। अगला सवाल है लोक प्रशासन की उत्पत्ति किन दो विषयों से मानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राजनीतिक विज्ञान और प्रबंधन। अगला सवाल है आपका लोक प्रशासन का मुख्य दायित्व है? तो वो क्या है? तो वो है आपका सरकार की नीतियों को लागू करना। अगला सवाल है आपका कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस काल में उभरा? तो वो उभरा तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1960। एक मिनट, इसका सही आंसर होगा 1960। 1960, हाँ। अगला सवाल है आपका लोक प्रशासन के अंतर्गत क्या आता है? तो वह उपयुक्त सभी। अगला सवाल है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो वो है आपका विकास को तेज करना। अगला सवाल है लोक प्रशासन में अकाउंटेबिलिटी का अर्थ है?
तो अर्थ है आपका जनता के प्रति उत्तरदायित्व। पब्लिक चॉइस अप्रोच किस पर बल देती है? तो है आपका इंडिविजुअल प्रेफरेंस, इस पे बल देता है। अगला सवाल है आपका रिग्सियन मॉडल किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो वो है आपका तुलनात्मक लोक प्रशासन। अगला सवाल है लोक प्रशासन में ई गवर्नेंस का उद्देश्य है, तो है आपका प्रशासन को तकनीकी और तेज बनाना। अगला सवाल है आपका लोक प्रशासन में सिटीजन कैरेक्टर का उद्देश्य क्या है? तो है आपका नागरिकों को सेवा का अधिकार देना। अगला सवाल है आपका लोक प्रशासन का सबसे बड़ा महत्व क्या है? तो वो है आपका जनता की सेवा करना और समाज में न्याय समानता लाना। अगला सवाल है आपका ये है आपका यहाँ से अब आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वो तो कल वाला क्लास का था सारा ट्रांसलेट करके, ये है आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि मेजर 6 से ही है, कुछ टॉपिक से लेकर के आए हैं एक्स्ट्रा। तो पहला सवाल है आपका शास्त्रीय प्रशासन सिद्धांत को किस नाम से भी जाना जाता है? इसका दूसरा नाम कौन सा है? तो वह पारंपरिक सिद्धांत। अगला सवाल है आपका क्लासिकल थ्योरी के प्रमुख प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे हेनरी फेयोल। अगला सवाल है आपका हेनरी फेयोल ने कितने प्रशासनिक सिद्धांत दिए? कितने दिए थे? वो दिए थे 14। अगला सवाल है आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किसने दी? तो वो दी फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर। अगला सवाल है आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था इफिशियंसी बढ़ाना। अगला सवाल है आपका टेलर के अनुसार थे बेस्ट मन फॉर द जॉब सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैज्ञानिक चयन और प्रशिक्षण। अगला सवाल है आपका ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के जनक कौन थे? तो वो थे एल्टन मेयो। अगला सवाल है आपका हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट कहाँ किए गए थे? तो वो है आपका वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में किए गए थे। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी किसने दी? तो वो दी मैक्स वेबर ने। अगला सवाल है आपका वेबर ने ब्यूरोक्रेसी की विशेषता में से किसे प्रमुख माना? तो कानून का शासन को प्रमुख माना था। अगला सवाल है आपका रिगस के अनुसार प्रिज्मेटिक सोसाइटी का अर्थ क्या अर्थ है? तो वो है आपका संक्रमण समाज। अगला सवाल है आपका क्लासिकल थ्योरी का मुख्य आलोचना बिंदु क्या है? तो वो है आपका यह केवल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पर जोर देता है। अगला सवाल है आपका ह्यूमन रिलेशन थ्योरी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? तो वह है आपका मेटा मोटिवेशन और वर्कर्स की सोशल नीड्स को महत्व देना। वर्कर्स की सोशल नीड्स को महत्व देना। अगला सवाल है आपका मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी किस प्रकार की अथॉरिटी पर आधारित है? तो वो है आपका तर्कशक्ति कानूनी प्राधिकरण। फ्रेडरिक्स ने प्रशासन को समझने के लिए कौन सा मॉडल विकसित किया? तो उन्होंने किया था पारिस्थितिक मॉडल। अगला सवाल है आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में टाइम एंड मोशन स्टडी किसने विकसित किया? तो है आपका फ्रैंक और लिलियन गिलब्रेथ। अगला सवाल है आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 है जो कि छूट गया होगा पीडीएफ में, तो ये नीचे में डाला गया है। तो इकोलॉजिकल अप्रोच को किसने प्रतिपादित किया? तो वो है आपका फ्रेडरिक्स। अगला सवाल है आपका ह्यूमन रिलेशन थ्योरी का मुख्य फोकस क्या है? तो वो है आपका सही आंसर ऑप्शन बी, मानवीय आवश्यकताएं और प्रेरणा। तो
तो बस इतना ही क्वेश्चन है आज के इस क्लास में। तो कल के क्लास में हम कुछ और जो बचा हुआ है मेजर 6 में कुछ टॉपिक उससे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। कल मेजर 6 कंप्लीट हो जाएगा तो परसों हम मेजर 5 का बचा हुआ पूरा कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद फिर मेजर 7 का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो धीरे धीरे हम सारा कंप्लीट करवा देंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे अटेंड करेंगे हम उतने ही ज़्यादा क्लास लेकर के आएंगे। अगर बच्चे वीडियो देखेंगे ही नहीं तो हम क्लास लेकर के नहीं आएंगे। तो हम इतना मेहनत आप ही लोग के लिए करते हैं तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और अच्छे से रोज़ क्लास अटेंड करें और क्वेश्चन का जवाब भी कमेंट में दे। तो चलिए आज की इस क्लास में बस इतना ही, वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर। धन्यवाद।